हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ब्रिटिश ड्रामा से टॉप 50 पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2024 साल से 2019 साल तक। और आप लोगों को अगर पूरा पीवाईक्यू चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया होगा। आप लोग कांटेक्ट कर लेना और मेरे को बहुत ही कम प्राइस में मुझसे ले लेना। मेरे पास पेपर वन का हैंड रिटन नोट्स और सारे के सारे पीवाईक्यू क्योंकि आप लोगों को पता है यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पीवाईक्यू का बहुत वैल्यू होता है। तो मेरे पास आप लोगों को सारे पीवाईक्यू सारे बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। सारे पेपर्स के लिए 100 रुपये में आप लोगों को मैं सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा। ओके, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना और अगर आप लोग मुझसे भी पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मैं दे दूंगा। ओके, तो चलिए ब्रिटिश ड्रामा पढ़ते हैं। यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर ब्रिटिश ड्रामा। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम शेक्सपियरियन प्लेस। दैट इज द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ए है टेम्पेस्ट, बी है लव लेवर्स लॉस, सी है ट्वेल्थ नाइट, डी है मच एडो अबाउट नथिंग, ई है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो देखो, आप लोगों को पहले से जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है द टेमिंग ऑफ द श्रीव। द टेमिंग ऑफ द श्रीव 1593 टू 1594। उसके बाद आता है लव लेवर्स लॉस्ट 1594 टू 95। उसके बाद आता है रोमियो जूलियट 1594 टू 95। उसके बाद आता है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम 1595 टू 96। उसके बाद आता है मच एडो अबाउट नथिंग 1598 टू 1599। उसके बाद आता है हमारा ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट, ओके, ये ट्वेल्थ नाइट होता है 1601। उसके बाद आता है द विंटर्स टेल 1610। उसके बाद आता है द टेम्पेस्ट 1611। इधर बहुत सारा नहीं दिया है, मैंने मुंह से बोला हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, और आप लोगों को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, अच्छे से दे दूंगा। उसके बाद यूजीसी नेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लो कि यूजीसी नेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अपीयर्ड इन। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर, देखो फोलियो आप लोगों को समझाने के लिए मैं किंग लियर का एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों को पता है शेक्सपियर का 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। उनमें से किंग लियर का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। ओके, शेक्सपियर का किंग लियर 3 बार पब्लिश हुआ था। 1608 में फर्स्ट क्वार्ट्रो में, 1619 में सेकेंड क्वार्ट्रो में, 1623 में फोलियो में। क्वार्टो और फोलियो क्या होता है? क्वार्टो मीन्स अभी के टाइम में जो बुक पब्लिश होता है ना, तभी के टाइम में 4 पेजेस के आकार में जो पब्लिश होता है उसको क्वार्टो बोला जाता था, और जो 8 पेजेस के आकार में पब्लिश हुआ जाता था उसको फोलियो बोला जाता था। तो शेक्सपियर मरे थे 1616 में, उसके 7 साल बाद यानी कि 1623 में उनका 39 प्लेस और 154 एसेस आई थिंक सारे के सारे पब्लिश हुआ था इधर इस फास्ट फोलियो में। ओके, तो शेक्सपियर्स फास्ट फोलियो 1623 वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूजीसी नेट। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन विलियम कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड में कैरेक्टर कौन कौन सा था? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फेनॉल था, द डिसीटफुल हस्बैंड और मिस्टर फेनॉल, मिसेस फेनॉल। मिराबेल था जो मिलामा का हस्बैंड था, और वेटवेल था जो मिराबेल का चाकर था, आप लोग को पता है, सर्वेंट। पीकम ए बेगर्स ओपेरा, जॉन गेस बेगर ओपेरा का एक एक कैरेक्टर है। ओके, तो देखो उसके बाद आता है which among the following does not fall in the category of revenge play, which does not fall in the category of revenge play। ओके, तो वो है सिम्बलिंग। देखो इधर बहुत सारा ऑप्शंस दिया होगा, वो ऑप्शंस होगा स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी के बारे में अच्छे से बोल देता हूँ। स्पेनिश ट्रेजेडी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। स्पेनिश ट्रेजेडी को प्रीकर्सर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी भी, या हैमलेट का भी प्रीकर्सर बोला जा सकता है। स्पेनिश ट्रेजेडी लिखे थे हमारा थॉमस किक ने। द ज्यू ऑफ माल्टा, द ज्यू ऑफ माल्टा लिखे थे क्रिस्टोफर मार्लो ने, ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है। हैमलेट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवेंज ट्रेजेडी है, लेकिन सिम्बलाइन शेक्सपियर का एक रोमांटिक या ट्रेजिक कॉमेडी है। ओके, तो गंडगोल मत करना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है ओ सर कंटेंट यू, ओ सर कंटेंट यू, आई फॉलो हिम टू सब माई टर्न अपॉन हिम, वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, नॉट ऑल मास्टर्स कैन नॉट ट्रूली बी फॉलोड। देखो
ओथेलो आप लोग अगर पढ़े होगे तो वहाँ एक सर्वेंट था आयागो, जो डिसीटफुल, एक प्रताड़क, एक चाकर था, ओथेलो के अंडर काम करता था। तो एक्ट वन सीन वन के अंडर आयागो ये वाला स्पीच ओथेलो को, किंग ओथेलो को बोले थे। वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि देखो मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, मैं तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा हूँ, षड्यंत्र कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सारे मास्टर्स को ट्रूली फॉलो किया नहीं जाता, सारे सर्वेंट्स ट्रूली मास्टर्स को फॉलो नहीं करते। यही इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि मैं आपके लिए कोई ट्रू सर्वेंट नहीं हूँ। शेक्सपियर्स मार्च एडो अबाउट नथिंग, ये क्या है? ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। ओके, तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रेंड्स ऑफ एवरीमैन द मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ द मोरालिटी प्ले एवरीमैन स्टेज विथ हिम व्हेन ही लीव्स द वर्ल्ड टू फेस डेथ। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। एवरीमैन, एवरीमैन ये एक मोरालिटी प्ले है। मोरालिटी मतलब जहाँ से आप लोगों को नीति नैतिकता का, अच्छा लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक मोरल लेसन मिलता है, उसे मोरालिटी प्ले बोला जाता है। तो इधर एवरीमैन, एवरीमैन ही प्रोटागोनिस्ट है। वो जब अपना लास्ट टाइम आएगा ना, तब कोई इसका सपोर्ट नहीं देगा, लेकिन एक अच्छा काम उसको सपोर्ट देगा, वो होता है गुड डीड्स। देखो, ये भी एक मोरालिटी है। कहीं ना कहीं आप लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर लाइफ में अच्छा काम करोगी तो डेथ के टाइम में वही अपना साथ रहेगा, और कोई अच्छा बेकार चीज़ आपके साथ नहीं रहेगा। यही इनडायरेक्टली समझाया जा रहा है मोरालिटी प्ले में। ओके, देखो, इसके बाद आता है द मैन ऑफ मोड, द कंट्री वाइफ, ओल्ड बैचलर प्रोवोक्ड वाइफ। ओके, द मैन ऑफ मोड सेट जॉर्ज इथर्स ने लिखा था 1676 में। द कंट्री वाइफ लिखे थे विलियम विचरली 1675 में। द ओल्ड बैचलर विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा था 1693 में। आप लोग को बोला हूँ कि एक सुई बुनना पड़ेगा आप लोग को। विलियम कॉन्ग्रीव मतलब क्या होता है? वे ऑफ द वर्ल्ड, जो 1700 में लिखा गया था। और उन्होंने भी लिखा था द ओल्ड बैचलर, उससे भी 7 साल पहले, मतलब 1793 में। और उसके बाद द प्रोवोक्ड वाइफ सेट जॉन वैन ब्रूक 1697 में। ओके, तो ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, आप लोगों को पता होगा। तो आइडेंटिफाई द प्लेस दैट जॉन प्लेसर रोड इन कोलाबोरेशन विद फ्रांसिस बिमोंट, वो होता है द मेज ट्रेजेडी और क्यूपिड रिवेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जॉर्ज बर्नर्ड शॉ इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। क्रोनोलॉजी बहुत ही हार्ड होता है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आर्म्स ऑफ द मैन 1898, मैन एंड सुपरमैन 1903, पिगमैलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिगमैलियन 1916, सेंट जॉन 1924, टू 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 बी गुड 1932। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। ओके ओके, हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। ओके, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा माउस का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कॉम्पेंसेट कर लेना आप लोग। 9 शेक्सपियर्स रिचर्ड, ओके ओके ओके, थोड़ा स्किप हो रहा है क्वेश्चंस। ओके, चलो। एबे थिएटर, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, होप थिएटर और थिएटर ऑफ साइलेंस। ओके, देखो, एबे थिएटर होता है मार्टिन एस्लिन का, नहीं, यही गलतियाँ सभी करते हैं। एबे थिएटर होता है डब्ल्यू बी येट्स। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड थिएटर मार्टिन एस्लिन। एब्सर्ड थिएटर का एग्जाम्पल भी आप लोगों को बोलता हूँ, वेटिंग फॉर गोडो, वेटिंग फॉर गोडो 1952 बाय सैमुअल बेकेट और रायनेसरस, ये भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड थिएटर में एब्सर्डिज्म क्या होता है, इसको समझना अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब होता है नथिंगनेस, प्लेसनेसनेस, टाइमलेसनेस। आप लोग अगर वेटिंग फॉर गोडो पढ़ोगे तो एब्सर्ड, व्हाट इज एब्सर्डिटी? जिसका लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं होगा। एब्सर्डिटी मींस मीनिंगलेसनेस इज आल्सो ए मीनिंग। ओके, एब्सर्ड मतलब मीनिंगलेसनेस वेयर आल्सो ए मीनिंग। एब्सर्ड थिएटर में आप लोग क्या क्या देखोगे? सर्कुलर प्लॉट देखोगे, बहुत कुछ, टाइमलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, प्लेसनेसनेस, ठीक है। और मॉडर्न लोगों का जो लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा इधर। इधर आप लोग को इलॉजिकल स्पीचेस दिखा जाएगा, रिपीटेटिव स्पीच दिखा जाएगा। होप थिएटर, होप थिएटर का फाउंडर थे फिलिप हेंसलो। थिएटर ऑफ साइलेंस या थिएटर ऑफ द अनएक्सप्रेस, ये है जीन जैकिस बर्नर्ड। ओके, हु among the following did not belong to angry young men generation of British playwrights novelists? करेक्ट आंसर है जेबी प्रीस्ले। आप लोगों को करेक्ट आंसर जानने के साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि एंग्री यंग मैन से बिलोंग कौन कौन करते हैं। सबसे पहले आता है जॉन ऑसबॉर्न, लुक बैक इन अगर 1856। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 1850 जो टाइम होता है ना, 1950 सॉरी, 1950 का जो टाइम होता है वो एंग्री यंग मैन मूवमेंट बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कॉलिन विल्सन, उसके बाद किंग्सले एमिस, आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट 1950 का जो टाइम होता है। ओके, और जो लिखा गया था वो
1956 में आई थिंक। एंग्री लुक बैक इन एंगर, यस। Identify the historical plays not written by Shakespeare. Identify the historical plays not written by Shakespeare. Shakespeare ने किन 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 लिखा लिखे थे वो बोलता हूँ, ओके। किस क्या लिखा नहीं था वो नहीं। शेक्सपियर ने लिखा था रिचर्ड द सेकेंड, रिचर्ड द थर्ड, हेनरी द फिफ्थ, ओके। रिचर्ड द सेकेंड और थर्ड कब लिखा था? 1593 टू 1592 टू 1595, ओके। और हेनरी फिफ्थ लिखा था 1599 में, ओके। यार्स भी बोल दिया। क्या लिखे थे वो जानना जरूरी है, क्या नहीं लिखे थे वो नहीं। द फास्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी गॉडबुडाक, देखो फास्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी गॉडबुडाक, इसका ईयर था 1568। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 एक्ट्स, इसमें 5 एक्ट्स है, 5 दृश्य होता है, जिसमें से पहले 3 एक्ट्स अगर थॉमस नॉर्टन ने लिखे थे, तो बाकी 2 एक्ट्स किसने लिखे थे? वो है थॉमस सैकविल। देखो अच्छे से समझो। गॉडबुडाक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में ये आता है कि क्या थॉमस नॉर्टन यूनिवर्सिटी विट्स थे? आंसर एकदम गलत। थॉमस नॉर्टन कभी भी एक यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे। यूनिवर्सिटी विट्स में थे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस की, थॉमस नैश, थॉमस, ओके। थॉमस सैकविल भी नहीं थे, ओके। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, which one of the following is not a screen adaptation of Shakespeare's The Comedy of Errors? बोला है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स का स्क्रीन एडेप्टेशन कौन नहीं है? वो है लव इन द वुड। ए कॉमेडी ऑफ एरर्स से व्हिच ऑफ दिस नॉट ए स्क्रीन एडेप्टेशन? लव इन द वुड 1671 इज ए प्ले बाय विलियम विचरली। द बॉयज ऑफ फ्रॉम साइराक्यूज, अंगूर एंड दूधनी चार आर एडेप्टेशन ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, ओके। शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स से लिया गया था द बॉयज फ्रॉम साइराक्यूज, अंगूर और दूधनी चार। द अंगूर दूधनी चार आई थिंक 68 और एक था 82। हमारा जो किशोर कुमार वहाँ से इंस्पायर हुआ था, ओके। और गुलजार यहाँ से इंस्पायर हुआ था। और ला बिना वुड ये था विलियम विचरली, आप लोग को पहले भी एक बार पढ़े हुए हैं, 1671। उसके बाद देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्टोरेशन ड्रामा ऑफ ड्रामास ड्राइडेन एंड थॉमस ऑटवे? कौन मॉक किए थे, किसने मजाक उड़ाया था ड्राइडेन और थॉमस ऑटवे का? वो है सर जॉर्ज विलियर्स, जिन्हें रिहर्सल लिखा था 1671 में। उन्होंने सिर्फ ड्राइडेन और थॉमस ऑटवे को ही मॉक नहीं किया था, उसके साथ साथ बिगर जॉन गेस बिगर्स ओपेरा को भी उन्होंने मॉक किया था, जो 1728 में लिखा गया था, ओके। उसके साथ साथ द टॉम्स थम 1730 में लिखा गया था, उसको भी उन्होंने मॉक किए थे, ओके। और क्रिटिक जो सेरिडन ने लिखे थे, उसको भी सटायर किया था या मॉक किया था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, arrange the following plays by Shakespeare in order of their publication place, ओके। एक बार मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ। द टेमिंग ऑफ द श्रीव, पहले से मैं बोल रहा हूँ, इस क्रोनोलॉजी को छोड़ो, पूरा अच्छे से पढ़ लो। द टेमिंग ऑफ द श्रीव सबसे पहले आता है 1593 থেকে 94। उसके बाद आता है रोमियो जूलियट 1594 टू 95। उसके साथ ही और एक आता है जो है लव लेवर्स लॉस्ट 1594 टू 95। उसके बाद आता है उसके बाद जो आता है ए मिड समर नाइट्स 1595 टू 96। उसके बाद जो आता है वो है मार्च एट ओवर नथिंग 1598 टू 99। उसके बाद आता है ट्वेल्थ नाइट, आई थिंक ट्वेल्थ नाइट 1601। इधर थोड़ा यार रिटन डेट दिया है लेकिन पब्लिश हुआ था 1601 में। उसके बाद आता है विंटर्स टेल 1610 टू 11। उसके बाद आता है द टेम्पेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1611। तो ये वाला क्रोनोलॉजी अगर अच्छे से कर लोगे तो शेक्सपियर का कोई भी क्रोनोलॉजी आप लोगों को दिक्कत नहीं देगा, ओके। अब 18 क्वेश्चन नंबर 18 से चलो। थोड़ा माउस का दिक्कत हो रहा है मेरा, ओके, मैं ठीक कर लूँगा माउस को। चलो, Who among the following were not associated with KitKat Club? KitKat Club के साथ एसोसिएट कौन नहीं थे इसके साथ? जॉर्ज ईथन और सैमुअल जॉनसन। तो KitKat Club के साथ एसोसिएट हुए थे कौन? तो KitKat Club इंक्लूडेड Whig writers like जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील और विलियम कॉन्ग्रीव। ये तीनों, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील और विलियम कॉन्ग्रीव, ये तीनों KitKat क्लब एक 18th सेंचुरी क्लब था जिसके साथ एसोसिएट थे। कैटास्ट्रॉफी, एपिस्टासिस, प्रोटासिस, कैटास्टासिस, ओके, अच्छे से समझोगे। प्रोटासिस है इंट्रोडक्टरी पार्ट। प्रोलॉग
को भी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हो, प्रोटैसिस भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है जहाँ सारे कैरेक्टर्स को आप लोगों को डिफाइन किया जाता है। एपिटैसिस होता है मेन एक्शन, इधर एपिटैसिस होता है ना, इधर मेन एक्शन होता है, इधर थिकनिंग ऑफ द प्लॉट, प्लॉट सबसे ज़्यादा होता है एपिटैसिस में। कैटास्टासिस होता है कॉम्प्लिकेशन बिफोर क्लाइमैक्स। देखो सबसे ज़्यादा जो टेंशन आता है ना, अराइज होता है, वो कैटास्ट्रोफिस में होता है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है ध्वंस, खत्म, रिजोल्यूशन और अनरेवलिंग, मतलब सारे टेंशंस खत्म हो जाएगा, स्टोरी एंड में आ जाएगा, वो होता है कैटास्ट्रॉफी, फाइनल एक्शन और पार्ट ऑफ द प्ले। ओके, अच्छे से समझ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन से आएगा ना। ओके, 20 number question, okay. Which among the following does not fall in the category of morality play? देखो morality play मैंने पहले ही बोला था। morality play क्या होता है? morality मतलब कोई क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, जब समझाया जाता है वो होता है morality play। तो बहुत सारा morality play होता है, द कैसल ऑफ परसिवरेंस, बहुत सारे morality play होता है, मैन विल एंड अंडरस्टैंडिंग मैनकाइंड, और morality play नहीं था, वो है सिटी हेयर्स 1682 जो लिखे थे आपड़ा बेन ने। एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, एक हंसी आता है ऐसे टाइप का एक लिखा है। ओके, ये कोई मोरालिटी प्ले नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? वेरियस पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अच्छे से नोट डाउन कर लेना पॉज करके। ओके, जैकोबियन एज, जैकोबियन एज क्या होता है? 1603 टू 1625। यहाँ पे किंग्स जेम्स द फर्स्ट, जैकोबियन एज से पहले था एलिजाबेथन एज, उसके बाद आता है जैकोबियन एज। ओके, तो जैकोबियन एज 1603 टू 1625, इधर किंग जेम्स द फर्स्ट रेन करते थे, राजत्व करते थे। उसके बाद आता है कैरोलाइन एज 1625 टू 49। ये जो कैरोलाइन एज है, यहाँ क्या होता है, ये जो कैरोलाइन एज है, यहाँ पर किंग कैरोलस और जो जेम्स, किंग कैरोलस जेम्स नहीं, क्या किंग कैरोलस या चार्ल्स द फर्स्ट रेन करते हैं या राजत्व करते हैं। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ पीरियड, इसका टाइमलाइन है 1649 टू 1660। यहाँ क्या होता है 1649 टू 1660 में क्या होता है कि अभी के टाइम में चार्ल्स द फर्स्ट जो कैरोलाइन एज में किंग थे, उनको फांसी में लटका दिया जाता है, और ओलिवर क्रॉमवेल और उनका सन के अंडर जो रिपब्लिक था अंडर इंग्लैंड आ जाता है। उसके बाद आता है रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700। इस रेस्टोरेशन एज में चार्ल्स द सेकंड राजा होते हैं। उसके बाद आता है ऑगस्टन एज 1700 टू 1745। ये होता है प्री 18th सेंचुरी, इसको बोला जाता है प्री 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी आप लोगों को पता है, कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी 18th सेंचुरी में कुछ राइटिंग्स भी आप लोगों को पता होगा, रेप ऑफ द लॉक 1712, तो ऐसे ऐसे कुछ राइटिंग्स भी इस टाइम में आया था। What is the correct chronological sequence of famous dramatists in order of their birth? Famous dramatists in order of their birth. Okay, पहले आते हैं जॉन ड्राइडन, 1631। उसके बाद आता है विलियम विचर्ली 1640। उसके बाद आते हैं विलियम कॉन्ग्रिव 1670। उन्होंने 1700 में हमारा लिखा था द वे ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट। ऑल्सो 1693 में द ओल्ड, आई थिंक द ओल्ड कुछ था पहले में, मैं पढ़ा है वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ बोला जाता है 1856, और जॉन विलिंगटन सी जिन्हें राइटर्स टू सी लिखे थे 1871 में, उन्होंने ही लिखे थे। अब 21 से पढ़ेंगे ना। ओके, Who of the following was the immediate predecessor of the drama proper? Interludes were short dramatic entertainments played between acts or meals, serving as a translation to regular Renaissance drama. Interludes answer है। Okay. Which of the following qualities of heroic treatment was not needed in the plays of university wits? देखो यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूजीसी में आता ही है, एक क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी विट्स एक ऐसा चीज़ है, हमारा विलियम शेक्सपियर जो है ना, उनके साथ हमारा क्रिस्टोफर मार्लो जो यूनिवर्सिटी विट्स के हेड थे, उनको कंपेयर किया जाता है। तो शेक्सपियर पहले कोई राइटर नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी विट्स के जो ड्रामा होते थे ना वो परफॉर्म किया जाते थे। उसके बाद पैसे के लिए यूनिवर्सिटी विट्स से ड्रामा ट्रेजेडी ये सब लिखना सीखे। उसके बाद यूनिवर्सिटी विट्स को फॉलो करके ये शेक्सपियर इतना बड़ा एक राइटर हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस कीट, थॉमस नेस, जॉन लिली, बहुत कोई आते हैं। ओके, तो इधर क्या यूज़ नहीं किया जाता है लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स, तो यूज़ क्या किया जाता है
स्प्लेंडिड डिस्क्रिप्शंस यूज़ किया जाता है, लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेस यूज़ किया जाता है। और आप लोगों को दिखाई देगा कि मैकबेथ में ग्लूमी एटमोस्फियर मतलब वो वायलेंट इंसिडेंट्स यूज़ किया जाता है ना, ग्लूमी एटमोस्फियर। किंग लियर में स्टॉर्म सीन। तो ऐसे यूनिवर्सिटी विट्स ऐसे टाइप्स के जो नाटक लिखते थे, ड्रामा लिखते थे। ओके, Which of the following characteristics of She Stoops to Conquer is not correct? देखो, She Stoops to Conquer ए ओलिवर गोल्डस्मिथ का 1773 का एक रिनाउंड विविड ब्रिलियंट कॉमिक कैरेक्टर्स है। इधर क्या स्टोरी था? इधर स्टोरी था एक मार्लो। मार्लो नाम का एक लोग था, एक आदमी था जिन्होंने डिस्गाइज लिया था, जिन्होंने छुप के एक लैंड ओनर्स डॉटर केट उसको प्रपोज किया था। लैंड ओनर्स डॉटर केट उसको प्रपोज किया था, उसका दिल जीत लिया था। ये था पूरा गल्प। और इधर सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज नॉट करेक्ट, वो है इट डज नॉट कास्ट एक्सीलेंट कैरेक्टर्स। तो इधर यूज किया जाता है, इधर यूज किया जाता है सिंपल ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स, लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी कैरेक्टर, नॉट एक्सीलेंट कैरेक्टर्स। तो 26 से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Okay, a true play is three-dimensional or 3D. It is literature that walks and talks before our eyes. Who described drama in these words? Marjorie Bolton stated that in her analytical guide, The Anatomy of Drama, 1960. Which of the following is true about Samuel Beckett's Waiting for Godot? Which of the following is true about Samuel Beckett's Waiting for Godot? वो है इट इज स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन विदाउट स्टैंडर्ड प्लॉट डेवलपमेंट हुज इनकोहेरेंट डायलॉग रिफ्लेक्ट्स एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर इन मॉडर्न सोसाइटी। देखो, सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडो एक एब्सर्ड ड्रामा है। इधर क्या होता है ना, इट स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन विद स्टैंडर्ड प्लॉट डेवलपमेंट। इधर आप लोगों को सर्कुलर प्लॉट दिखाया जाएगा, एक ही चीज बार बार रिपीटेशन, कोई लीनियर प्लॉट नहीं दिखा जाएगा। लीनियर मतलब एक रेखा में जाता है, कोई चेंजेस नहीं दिखा जाएगा, एक ही काम घूर फिर के घूर फिर के घूर फिर के होगा। whose incoherent dialogue reflects existential despair in modern society। यहाँ का जो क्लीज रिपीटेटिव स्पीच आप लोगों को लाकी स्पीच दिखाई देगा। मीनिंगलेसनेस, जो मीनिंगलेसनेस वही एक मीनिंगफुल थिंग है। क्या मीनिंगफुल थिंग है? कि समाज का जो डिस्पेयर, हताशा, समाज में जो इतना इतना डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन है वो आता है। ये वेटिंग फॉर गोडो 1952 का एक ड्रामा है। वो शो करता है कि सोसाइटी का पीपल अभी के टाइम में लोनलीनेस, अलोनलीनेस, डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन में भूग रहा है। वही आप लोगों को अल्फ्रेड जे प्रूफॉक, आप लोग अगर अल्फ्रेड जे प्रूफॉक पढ़ोगे टी.एस. एलियट का 1915 का, तो पूरा सेम टाइप का प्लॉट है। ओके, आप लोग पढ़ना जरूर। 28 number question. In absurd theatre, the characters often use disjointed, repetitive and glitched speech to डिसजॉइंटेड, जहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का कोई मेल नहीं है। रिपीटेटिव, एक ही स्पीच बार 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 बार। क्लीच स्पीच वो क्यों समझ आता है? टू डेमोन्स्ट्रेट एब्सर्डिटी, कन्वेंस एक्सिस्टेंशियल मीनिंग, इलस्ट्रेट द इलॉजिकलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड चैलेंजेस ट्रेडिशनल डिग्निटी। मतलब हमारा लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, पर्पसलेसनेस ऑफ लाइफ, इलॉजिकल लाइफ, हमारा ह्यूमन लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। हम लाइफ में क्या करेंगे, क्या एस्पेक्ट्स है हमारा लाइफ का, क्या करें क्या ना करें, वो ही दिखा रहा है। ए रिपीटेटिव, क्लीज्ड, मीनिंगलेस स्पीच। कौन स्पीच दिया था? लाकी। और बाकी सारे के सारे एक ही बात, एक ही काम, हर बार रिपीटेशन करेंगे। ओके, द बुक द लाइफ ऑफ द ड्रामा वॉज रिटन बाय एरिक पेनली। बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन है, 1964। और इट हाईलाइट्स द लाइव्स ऑफ द सर्टेन सेमिनल 20th सेंचुरी ड्रामाटिस्ट। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये जो ड्रामा का थ्योरी और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को समझाया जाता है, बायोग्राफिकल स्केचेस नहीं। इधर प्लॉट समझाया जाता है, थियोरेटिकल डेवलप समझाया जाता है, ये सब समझाया जाता है। ओके, Which two of the following plays were written by Ben Jonson? Ben Jonson ने लिखा था The Devil is an Ass, The Staple of News. The Devil is an Ass 1616 और Staple of News 1626. Devil is an Ass ये सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने वाला, और स्टेपल ऑफ न्यूज़ ये सोसाइटी के जो न्यूज़ चैनल्स है, जर्नलिस्ट है, उसको क्रिटिसिज्म किया था बेन जॉनसन ने। ओके, चलो 31 से।
नेम द बुक इन व्हिच पीटर ब्रूक मेक्स ए स्टडी ऑफ 1940s थिएटर। 1940s जो थिएटर होता है वो पीटर ब्रूक किस बुक में स्टडी किए थे, वो था द एम्प्टी स्पेस 1968, जो एनालाइज करता है थिएट्रिकल फॉर्म्स, डेडली होली जो मारन घाती होता है, होली मतलब सैक्रेड होता है, राप एंड इमीडिएट जो इमीडिएटली होता है ऐसा थिएटर तत्क्षणात। 32 से होगा ना, okay. थोड़ा दिक्कत होता है माउथ के लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्पेंसेट कर लेना। Who among the following built the Red Lion in Stepney in 1567? John Brain constructed the Red Lion Playhouse in 1567, one of the earliest dedicated theatrical venues in London. Name the play during the performance of which Globe Theatre was burned down in 1613. 1613 के टाइम में ग्लोब थिएटर बर्न डाउन जब पुड़ गया था या पूरा तबाह हो गया था, तब कौन सा प्ले चल रहा था? ए स्टेज कैनन डिस्चार्ज ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ शेक्सपियर्स हेनरी 8 सेट फायर टू थेस्ट रूफ इन जून 1613। मतलब जो हमारा रूफ होता है ना, छत होता है ना, उसमें आग लग गया था। Who among the following has written Lear, a play and adaptation of Shakespeare's King Lear? किन्होंने लिखा था लियार्ड अ प्ले एंड एडाप्टेशन ऑफ किंग शेक्सपियर्स किंग लियर? शेक्सपियर्स किंग लियर से एडाप्टेशन लेके कौन लिया लिखा था? वो था एडवर्ड बॉन्ड। एक रेडिकल पॉलिटिकल एडाप्टेशन, एक राजनीतिक एडाप्टेशन था जहाँ से लिया था लियर इन 1971। किंग लियर आप लोगों को पता है 1623 में पब्लिश हुआ था, उससे पहले 1619 में क्वार्टो वर्सन में, उससे पहले 1682 में क्वार्टो वर्सन मतलब 4 पेजेस का, और फास्ट फोलियो में भी आप लोग हुआ था जो 8 पेजेस का आकार में 1623 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एक बार बताऊँ। 35 ओके रुको, चलो। Who among the following as proprietor of Rose Theatre repaired it and spent substantial sums expanding it? Philip Henslow was the theatrical entrepreneur and the owner of the Rose Theatre, whose diary remains a key historical record. Which आप लोगों को फिलिप हेंसलो मतलब पोप थिएटर आप लोगों को पता होना भी चाहिए। Which of the following plays may be considered as a parody of Macbeth, Hamlet and King Lear? वो है आल्फ्रेड जेरिस वुडवाई 1896 पैरोडी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी प्लॉट्स एंड मोटिव्स इन एन एवांट-गार्डे। एवांट-गार्डे का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एवांट-गार्डे मतलब मॉडर्न प्ले को बोला जाता है एवांट-गार्डे। हमारा सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो भी एक एवांट-गार्डे प्ले या एब्सर्डिस, मीनिंगलेसनेस, प्लेसलेसनेस, टाइमलेसनेस, एब्सर्ड प्ले, मतलब जहाँ कोई भी सर्कुलर प्लॉट, एक ही प्लॉट, कोई चेंज नहीं होता है। आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि वेटिंग फॉर गोडो में 2 मेजर चेंज हुआ था। वो था जो पेड़ होता है ना, पेड़ में पत्ते आए थे, और दूसरा जो लाथियन पोजो वो ब्लाइंड और डीप हो गए थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 मेजर चेंजेस हुए थे पूरा प्ले में। नेम द प्ले हु हैज रिटन गलाथिया, जॉन लिली, यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं वो। गलाथिया इज कोडली एलिजाबेथन कॉमेडी रिटन बाय यूनिवर्सिटी विट, जॉन लिली, परफॉर्म्ड इन 1588। ओके 37 तक हो गया है, देखते हैं 37 के बाद क्या आता है। 38 ओके चलो। Who among the following characters personifies necessity in P.B. Shelley, Percy B.C. Shelley's Prometheus Unbound? Prometheus Unbound कब लिखा गया था? 1820 में। ओके आप लोग पढ़ना अच्छे से। उसके बाद डेमोगोर्गन represents ultimate necessity and cosmic law in Shelley's verse drama. Okay. Who observed that A Midsummer Night's Dream was the most insipid ridiculous play that I ever saw in my life? कौन बोले थे कि शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम सबसे एक रिडिकुलस स्ट्रेंज प्ले है जो मैंने लाइव में देखा हूँ? वो थे सैमुअल पेप्स। रिकॉर्डेड इन द फेमस डायरी ऑफ सैमुअल पेप्स ऑन सितंबर 29, 1662। नेम द प्ले राइट। किस लेखक ने लिखा था द प्ले एपिसीन और द साइलेंट वुमन? बेन जॉनसन ने लिखे थे। इज ए मेजर सिटी कॉमेडी रिटन बाय बेन जॉनसन इन 1609। ओके चलो अब आते हैं। चलो किचन सिंक ड्रामा देखो, पहले समझाना पड़ेगा किचन सिंक ड्रामा क्या होता है। किचन सिंक ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है जहाँ वन सेटिंग, जहाँ किचन सिंक ड्रामा एक घर जहाँ एक ही किचन होता है, एक ही रूम प्लॉट होता है। आप लोगों को जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन अकारा आप लोगों ने पढ़ा होगा 1950
1956। तो किचन सिंह ड्रामा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले राइट्स, वो होते हैं जॉन ऑसबॉर्न, आर्नोल्ड वेस्कर, अर्सिला डिनेली एंड जॉन आर्डेन। ओके, किचन सिंह ड्रामा depicted gritty working class people foster British life through realistic social drama. Which of the following works of Browning are pure dramas? Boaz Stratford and A Blot in the Scotian. Explanation: Stratford 1837 and A Blot in the Scotian 1843 are vast stage plays by Robert Browning. Which of the following plays are written by Harold Pinter? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैरोल्ड पिंटर से यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हैरोल्ड पिंटर, तो वो है फैमिली वॉइसेस, द रूम, नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैरोल्ड पिंटर का लिखा गया। ओके, अच्छे से पढ़ के रहना। Which of the following playwrights has been correctly matched with their works? बेन जॉनसन का वॉल्पन, आपड़ा बेन का तो डच लवर, रिचर्ड सेटन स्कूल फॉर स्कैंडल। तो स्कूल फॉर स्कैंडल, वॉल्पन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लेना। ओके, उसके बाद 45 से ना 45 चलो 40, चलो। हु चूज द प्लेस रिटन बाय लॉर्ड बायरन? लॉर्ड बायरन ने क्या क्या लिखे थे? बायरन रोड Sardanapalus, Cain and the two Foscari, Hylas and Sensi are by Shelley. Okay. सो हिलास एंड सेंसी आर बाई सेली, पार्सिबिसी सिली, वो लॉर्ड बायरन ने नहीं लिखे थे। लॉर्ड बायरन ने लिखे थे सरदनापालुस, केन एंड द टू फॉस्करी। कम व्हाट कम मे, when sorrows come, I am a man more signed against, but I will wear my heart upon my sleeve. Okay, तो पहला लाइन है काम व्हाट कम में, इस मैकबेथ का कोई प्ले से लिया गया है। when sorrows come हैमलेट से लिया गया है। उसके बाद किंग लियर से लिया गया है आई एम अ मैन मोर साइंड अगेंस्ट, और ओथिलो से लिखा बट आई विल वेयर माई हार्ट अपॉन माई स्लीप। ओके, काम आने दो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकबेथ के लिए, आने दो, क्या मेरा लाइफ में आना है, आने दो। हैमलेट में होता है व्हेन सॉरोस कम। आप लोगों को हैमलेट का स्टोरी भी थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। हैमलेट में क्या हुआ था कि उसकी मम्मी और उसके अंकल मिलके चीट करके उसके पापा को मार दिए थे। हैमलेट पागल हो जाएगा और डिवेंस लेगा, ये होता है डिवेंस ट्रेजेडी। किंग लियर का स्टोरी मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा स्टोरी अपलोड किया, आप लोग देख लेना अच्छे से। आप लोगों को हिंदी में चाहिए वो भी कमेंट कर देना। 47 नंबर क्वेश्चन। ओके, arrange the works in chronological order of staging publication. A man killed with kindness, shoemaker's holiday. Okay, इसको आप लोगों को क्रोनोलॉजी में सजाना पड़ेगा, आप समझा। shoemaker's holiday 1599, woman killed with kindness 1603, double dealer 1694, conscious lover 1792 और जॉन बुल्स अदर आइलैंड 1904। तो shoemaker's holiday 1599, woman killed with kindness 1603, double dealer 1694, conscious lovers रिचर्ड स्टील का लिखा conscious lovers बहुत इंपॉर्टेंट है 1792, जॉन बुल्स अदर आइलैंड 1904। सारे राइटर्स को भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके, 47, 48, 49, 50। Okay, who among the following has composed the lyrical drama Hellas? Hellas was composed by Percy B.C. Shelley or P.B. Shelley in 1821 in support of Greek independence. और अच्छे से पढ़ लेना, पार्सी बीसी सेली आप लोगों को पता है। उसके बाद नेम द प्लेराइट हु कंपोज द प्ले ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस। थॉमस हेयूड मास्टरपीस है वुमन किल्ड विद काइंडनेस 1603 इज ए हॉलमार्क ऑफ एलिजाबेथन डोमेस्टिक ट्रेजेडी। एलिजाबेथन एज मतलब जैकोबियन एज से पहले जो आता है। नेम द सेलिब्रेटेड एक्टर हु प्लेड द लीडिंग रोल इन जॉन ऑसबॉर्न द एंटरटेनर 1957। वो होता है लॉरेंस ओलिवर, स्टार्ड एज आर्किडाइस, ए वास्ट अप म्यूजिक हॉल कॉमेडियन। गाइस 50 क्वेश्चंस तक बोला, अभी की 50 क्वेश्चंस बाकी है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये 50 क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताओ सेकंड पार्ट 2। ओके, मैं पार्ट 2 आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और दूसरे पार्ट से पहले आप लोगों को अगर यूजीसी नेट के लिए सारे PYQs
सारे PYQs जितना चैप्टर्स है, सारे PYQs, सारे लेटेस्ट PYQs आप लोगों को चाहिए। पेपर 1 से अगर आप लोगों को पूरा एग्जाम में आने वाला 100% रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों को अगर चाहिए, और आप लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 आप लोगों को चाहिए या और भी चैप्टर्स में चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।